प्रिय बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन हम और आगे पढ़ेंगे। पहले की 2-3 क्लासों में हमने देखा कि लेखक ने एक नायक के रूप में अपना कथा का प्रारंभ किया, अपना पारिवारिक परिचय दिया, अपनी शैक्षणिक स्थिति के बारे में हमें बताया और धीरे धीरे वह आगे बढ़ता है और हमसे जुड़ता चला जाता है। कथा का नायक अपनी सामाजिक संरचना के रूप में हमसे एक सामाजिक समरसता स्थापित करता है और यहीं आकर के लेखक की सामाजिक प्रतिबद्धता हमसे रूबरू होती है। इसी क्रम में अब हम कथा का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। कथा आगे बढ़ती है, धीरे धीरे उसके संघर्ष से हमारा परिचय होता है कि वह घर से बाहर जाता है, किस तरह से उसे कोई काम नहीं मिलता है। जैसे कि लेखक कहते हैं, लेखक के ही शब्दों में मैं फिर से इसका पाठ करती हूँ ताकि आप कहानी को, कथा को, किरदार की विशेषताओं को, उसके मन की भावनाओं की प्रवृत्तियों को पकड़ सको और ये जान सको कि लेखक इस उपन्यास के माध्यम से किस तरह परत दर परत उस किरदार को हमारे सामने ला कर के खड़ा कर देता है। एक सजीव चित्रण, भाषा में एक रवानगी और शैली में एक प्रभाव हमारे सामने आता है। बरसात के दिन नरक से कम नहीं थे। गलियों में कीचड़ भर जाता था जिससे आना जाना कठिन हो जाता था। कीचड़ में सूअरों की गंदगी भरी रहती थी जो बारिश रुकने के बाद गंधियाने लगती थी। मक्खी मच्छर तो ऐसे पनपते थे जैसे टिड्डी दल। घर से बाहर निकलना दूभर हो जाता था। हाथ पैर गंदगी से भर जाते थे। पाँव में खारवे हो जाते थे। पैर की उंगलियों के बीच की जगह लाल लाल चकत्ते उभर जाते थे। उन खारवों में एक बार खुजली शुरू होती तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस तरह से लेखक पानी से भरी गलियों में अपने जीवन को जब जीता था तो ऐसा लगता था कि उसके मन में भी एक वेदना है और वो वेदना एक पीड़ा के रूप में लेखक अभिव्यक्त करता है। अपनी पुरानी बातों को याद करते हुए लेखक फिर कहता है, देखिए बड़ा दिल को छूने वाली बात है, मर्म स्पर्शी चित्रण जिसे हम कहते हैं, जो हृदय को छू लेता है और किस तरह से वो किरदार हमसे जुड़ने लगता है और उसकी वेदना के हम साझीदार हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक अपने आप को पुष्ट कर देता है, उसकी कलम में वो दम आ जाता है जो वो हमसे शेयर करना चाहता है, वो जो हमें कहना चाहता है। बस्ती में एक कुआं था। चंदा इकट्ठा करके कुएं को पक्का बनवाया गया। कुएं की जगत और मुंडेर बहुत ऊंची थी, फिर भी बरसात के दिनों में कुएं के पानी में लंबे लंबे कीड़े हो जाते थे। उस पानी को पीना मजबूरी थी। तगाओं के कुएं से पानी लेने का हमें अधिकार नहीं था। 1962 के साल में खूब बारिश हुई थी। बस्ती के सभी के घर कच्ची मिट्टी से बने थे। कई दिन की लगातार बारिश ने मिट्टी के घरों पर कहर बरपा दिया था। हमारा घर भी जगह जगह से टपकने लगा था। जहाँ टपकता वहीं एक खाली बर्तन रख देते थे। बर्तन में टन टन की आवाज़ आने लगती थी। ऐसी रातें जाग जाग कर काटनी पड़ती थी। हर वक्त एक डर बना रहता था, कब कोई दीवार धसक जाए। कभी कभी अचानक ही छत में कोई बड़ा सुराख हो जाता था जिसे बंद करना कठिन काम होता था। कच्ची मिट्टी के मकानों की गीली छत और दीवार पर चढ़ना किसी खतरे से कम नहीं था। यहाँ पर लेखक ने ये जो गीलापन दिखाया है, ये जो बरसात का टपकना दिखाया है, ऐसा लगता है मानो दर्द के से उसका ऐसा वास्ता है, वेदना से उसका ऐसा वास्ता है जैसा कि उसके अभिव्यक्ति में। ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश की रात में हमारे घर की छत में एक सुराख हो गया था। छत पर चढ़ने का काम मुझे सौंपा गया क्योंकि परिवार में सबसे कम वज़न मेरा ही था। तेज़ बारिश, अंधेरी रात, कुछ सूझ नहीं रहा था। पिताजी के कंधे पर पाँव रखकर मैं छत पर चढ़ गया था। पिताजी नीचे खड़े मेरा मार्गदर्शन कर रहे थे। संभल के मुंशी जी, पैर जमा के, छत पर मत जाना, दीवार की तरफ ही रहना। मेरे हाथ में बड़ा सा मिट्टी का ढेला था, दूसरे हाथ से सुराख को ढूंढ रहा था अंधेरे में। पिताजी लगातार बोल रहे थे, मुंशी जी मिला गड्ढा।
आखिर सुराख ढूंढने में मैं सफल हो गया था। ढेला रख कर उसे बंद कर दिया गया था। सुराख बंद करके वापस लौटना मुश्किल हो गया था। तेज बारिश में आंखें खुल नहीं पा रही थी। पिताजी की आवाज़ का अंदाज करके मैं धीरे धीरे वापस आ रहा था कि अचानक पाँव फिसल गया। क्षण भर को लगा कि मैं हवा में हूँ, लेकिन उस अंधेरे में भी पिताजी की अनुभवी आँखों ने मुझे देख लिया था और मैं उनकी मजबूत पकड़ में आकर संभल गया था। यहाँ देखिए संबंधों की पकड़ है। पिता के अनुभवी आँखों ने उसे देख लिया और पिता की मजबूत पकड़ में वो आकर संभल गया, गिरते गिरते बच गया। ये पिता पुत्र के संबंध की मजबूती है। यहाँ लेखक परस्पर सामाजिक संरचना के गहन और गहरे अंदर तक उतर गया है और संबंध हमारे सामने मानो खुलकर आ गया है। मेरी चीख सुनकर माँ भी बाहर आ गई थी, लेकिन मुझे सुरक्षित देखकर आश्वस्त हो गई। मैं ठंड से कांप रहा था। मुझे कपड़े से पोंछकर माँ ने चूल्हे के पास बैठा दिया था। उस रात हमारी बैठक का एक हिस्सा गिर गया था। माँ और पिताजी एक पल के लिए भी नहीं सोए थे। बस्ती में कई मकान गिर गए थे। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। पिताजी ने बाहर निकलकर ऊंची आवाज़ में पूछा था, मामू सब ठीक तो है? उधर से मामू की आवाज़ भी उतने ही ज़ोर से आई थी, ठीक है, पिछवाड़े की कोठरी गिर गई है। सुबह होते ही बस्ती में भगदड़ मच गई थी। हर कोई सुरक्षित जगह की खोज में निकल पड़ा था। बारिश अभी भी जारी थी। बचे कुचे मकान किसी भी समय गिर सकते थे। पिताजी सुबह होते ही तगाऊं की तरफ चले गए थे। वे जल्दी वापस लौट आए थे। आते ही बोले, जल्दी करो, मामराज की बैठक खुलवा दी है। मैंने जल्दी जल्दी ज़रूरी चीज़ें समेट ली थी और हम लोग घर का सामान सिर पर रखे बारिश में भीगते हुए मामराज तगा की बैठक में आ गए थे। मामराज की बैठक बरसों से बंद पड़ी थी। उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। दीवारों तक का प्लास्टर उखड़ गया था, फिर भी वह पनाह सुरक्षित थी। उनकी जो गति है, कथा में जो गति है, वो उनकी क्रिया की गति है, उस तत्कालीन परिस्थिति की गति है और उस वेदना की गति है कि कितनी तीव्र गति से उस दर्द से वे निकल कर किसी सुरक्षित पनाह में आ गए हैं। ये लेखक की शैली की पराकाष्ठा है। ये लेखक की शैली का चरमोत्कर्ष है, जहाँ पर उसने वेदना को बिल्कुल हूबहू शब्दों में रख दिया। कुछ अंश हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सांझ होते ही बैठक में अंधेरा गहरा गया था। दिया किसी के पास नहीं था, ना ही कहीं कोई ढबरी या लालटेन थी। चूल्हों में जलती उपलों की आग अंधेरे से लड़ने का असफल प्रयास कर रही थी। ऐसे वातावरण में आपसी रंजिश भूलकर बस्ती के लोग एक छत के नीचे आ गए थे। जिसके पास जो था उसे बांट कर खाना चाहते थे। देखिए, ये सामाजिकता का, ये वसुधैव कुटुंबकम का दूसरा संदेश यहाँ देता है कि हम सारी रंजिशें भूलकर एक हो गए थे और उस मुसीबत के क्षण में, उस संघर्ष की बेला को किसी भी तरह हम परस्पर भ्रातृत्व भाव से पार कर लेना चाहते थे। उस रात माँ ने चने उबाले थे नमक डालकर, यही था हमारे रात का खाना। उस रात उन चनों में जो स्वाद था, जो संतुष्टि थी, वैसी संतुष्टि मुझे 5 सितारा होटलों के खाने में भी नहीं मिली। उस रात किसी चूल्हे पर कोई सब्जी या दाल नहीं पकी, रोटी, प्याज और नमक, इससे आगे किसी के पास कुछ भी नहीं था। दरिद्रता का जो वर्णन यहाँ पर लेखक करता है, निचले तबकों की आर्थिक स्थिति का जो वर्णन करता है, लेकिन फिर भी लेखक वाल्मीकि आर्थिक समस्या से हटकर उनकी मानसिक मनोव्यथा को हमारे से साझा करना चाहता है। यहाँ पर वेदना, यहाँ पर पीड़ा, यहाँ पर दर्द सामाजिक से ज़्यादा, आर्थिक से ज़्यादा सामाजिक है। यह सामाजिकता पर एक प्रश्न रखती हुई उपन्यास की आधारशिला है। थोड़ा सा अंश फिर हम छोड़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चावल उबल जाने पर पानी अलग कर लिया गया था। उस पानी के 2 हिस्से कर लिए थे माँ ने। एक हिस्से को छौंक कर दाल की तरह बना लिया और दूसरे हिस्से में सभी बच्चों को एक एक कटोरी चावल का पानी पीने के लिए दे दिया गया। इस उबले चावल के पानी को मांड कहते थे। यह मांड हम सब के लिए किसी दूध से कम नहीं था। जब भी चावल बनते थे सब खुश हो जाते थे। गरम गरम मांड पीकर शरीर में स्फूर्ति आ जाती थी। बस्ती के पास जुलाहों के घर थे। शादी विवाह के मौक़ों पर जब उनके घरों में दाल चावल बनते थे
तो हमारी बस्ती के बच्चे बर्तन लेकर मांड लेने दौड़ पड़ते थे। फेंक दिया जाने वाला मांड हमारे लिए गाय के दूध से ज़्यादा मूल्यवान था। परिस्थिति के अनुसार चीज़ें किस तरह अपना अर्थ बदल लेती है, किस तरह अपनी तवज्जो बदल लेती है और किस तरह अनुपयोगी चीज़ें हमारे लिए उपयोगी साबित हो जाती है, यहाँ पर लेखक ने इस बात को शब्दों में इतनी खूबसूरती से व्यक्त किया है कि वह दर्द की जगह उनकी खुशी बन गया, कि उनको चावल के मांड में किस तरह उत्साह मिलता है। यहाँ पर एक भावना का उत्कर्ष, दर्द का उत्कर्ष खुशी में, उत्साह में बदल जाता है और वह आनंदित हो जाते हैं। यानी कि लेखक ये कहना चाहता है कि जब दर्द दवा बन जाए, जब दर्द आनंद बन जाए और जब दर्द उत्सव बन जाए, तब दर्द की पराकाष्ठा होती है और उसे सहन करने की शक्ति भी असीम होती है। इस बात को लेखक ने यहाँ बहुत खूबसूरती से इस उपन्यास में नायक के मुँह से कहलवाया है। ये व्याख्या के योग्य है, विश्लेषण के योग्य है। और कई बार जब प्रश्न आता है उपन्यास के कथानक पर एक टिप्पणी लिखिए, या ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित विमर्श में कई मर्मस्पर्शी संदेश दिए हैं, उसमें भी आप इस अंश का जिक्र कर सकती हैं, चर्चा कर सकते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए रेखांकित कर लीजिए कि यह महत्वपूर्ण अंश है। कई बार जुलाहे डांट फटकार कर भगाने की कोशिश करते, लेकिन बच्चे बेशर्म होकर खड़े ही रहते। मांड पीने का लालच उन्हें डांट फटकार से ज़्यादा प्रिय था। ये उनकी चरित्र की विशेषताओं का उद्घाटन करता है। अब हम धीरे धीरे चरित्र को खोलते हैं, अब हम उनकी वेदना से, दर्द से जुड़ गए हैं, परिचय हो चुका है, हम उनके बिल्कुल साझीदार हो चुके हैं। और उनके देखिए कैसी विशेषताएं उसके मन में, कि डांट से ज़्यादा उनको क्या अच्छा लग रहा है, मांड पीने का लालच। उन्हें लगता है कि थोड़ी सी डांट खा ली जाए तो भी क्या बात है, हमें मांड तो पीने को मिलेगा। मांड में नमक मिलाकर पीने से अच्छा लगता था। कभी कभार गुड़ मिल जाता था तो मांड का स्वाद लजीज हो जाता। मांड पीने की ये आदत किसी शौक़ या फैशन की देन नहीं थी, अभावों और फाकों से बचने की मजबूरी थी। फेंक देने वाली चीज़ हमारी भूख मिटाने वाली थी। एक बार स्कूल में मास्टर साहब द्रोणाचार्य के संदर्भ में कुछ पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि द्रोणाचार्य ने भूख से तड़पते अश्वत्थामा को आटा पानी में घोल कर पिलाया था दूध की जगह। द्रोण की गरीबी का दारुण नक्शा सुनकर पूरी कक्षा हाय हाय कर उठी थी। यह प्रसंग द्रोण की गरीबी को दर्शाने के लिए महाभारतकार व्यास ने रचा था। मैंने खड़ा होकर मास्टर साहब से एक सवाल पूछ लेने की धृष्टता की थी। अश्वत्थामा को तो दूध की जगह आटे का घोल पिलाया गया और हमें चावल का मांड। फिर किसी भी महाकाव्य में हमारा जिक्र क्यों नहीं आया? किसी महाकवि ने हमारे जीवन पर एक भी शब्द क्यों नहीं लिखा? पूरी कक्षा मेरा मुंह देखने लगी जैसे मैंने कोई निरर्थक प्रश्न उठा दिया हो। मास्टर साहब चीख उठे थे, घोर कलयुग आ गया है, जो एक अछूत जवान चोरी कर रहा है। उस मास्टर ने मुझे मुर्गा बना दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, मेरे चूहड़ होने का उल्लेख करने लगा। शीशम की एक लंबी सी छड़ी किसी लड़के को लाने का आदेश लिखा। चूहड़े के, तू द्रोणाचार्य से अपनी बराबरी करे है, ले तेरे ऊपर मैं महाकाव्य लिखूंगा। और उसने पीठ पर सटाक सटाक छड़ी से महाकाव्य रच दिया। वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। ये अंश भी रेखांकित करिए। ऐतिहासिक प्रसंग से जोड़कर दर्द को किस तरह से उन्हें झेलना पड़ा और किस तरह से अपमानित होना पड़ा, ये तुलनात्मक दृष्टि से भी और ऐतिहासिक प्रसंग के समकक्ष रख कर भी लेखक ने बहुत गहराई से मन को छू लिया है। और दर्द मानो बिल्कुल हमसे, हमारे भी रेशे रेशे में उतर गया है। अश्वत्थामा के प्रतिशोध की ज्वाला मैंने अनेक बार अपने भीतर महसूस की है, जो मेरी बेचैनी को बढ़ा देती है। बरसों बरस चावल की मांड से बनी सब्जी खाकर अपने जीवन के अंधेरे तहखानों से बाहर आने का संघर्ष किया है। मांड पी पी कर हमारे पेट फूल जाते थे, भूख मर जाती थी। यही गाय का दूध था हमारे लिए, यही स्वादिष्ट भोजन था, यही था दारुण जीवन, जिसकी दग्धता में झुलस कर जिस्म का रंग बदल गया है। बच्चों, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इन वेदनाओं को, इन पीड़ाओं को, जिन्होंने हमारे मर्म को छू लिया है, जिससे हम किरदार की विशेषताओं में आगे बढ़ चुके हैं, इस कहानी को
और 10-12 पेज आप आगे पढ़िए। हम पृष्ठ दर पृष्ठ इसी तरह से इस कथानक को आगे बढ़ाएंगे। हमने परिचयात्मक विश्लेषण के बाद आलोचनात्मक दृष्टि पढ़ी, दलित विमर्श का सारा अंश हमने देखा और विमर्श में किस तरह से किरदार अपनी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ता है। लेखक चारित्रिक विशेषताओं के माध्यम से एक एक वानगी बड़ी कुशलता के साथ, भाषा की पकड़ के साथ गहराई से हमसे साझा करता है। इस भावना को आप अपने अंदर बनाए रखें। उपन्यास की कथा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इस कथा का पूरा उद्घाटन कुछ ही आगे के पृष्ठों में हो जाएगा, जिनका अध्ययन हम कल करेंगे। कल तक के लिए जय हिंद।